आज की सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रही है, जहां थाईलैंड के उस कार्गो शिप पर हमला हुआ है जो भारत के गुजरात आ रहा था। रॉयल थाई नेवी ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि यह कार्गो शिप यूएई में अबू धाबी के खलीफा पोर्ट से रवाना हुआ था, लेकिन इसके बाद जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहुंचा तभी इस पर हमला हुआ और इसके बाद ओमान की मदद से इस कार्गो शिप में फंसे 23 क्रू मेंबर्स को बाहर निकालने की कोशिश की गई। जिस वक्त ये हम आपको खबर बता रहे हैं तब तक कुल 20 क्रू मेंबर्स को बचाया जा चुका है। 3 क्रू मेंबर्स को अब भी रेस्क्यू करने की कोशिश चल रही है। थाईलैंड का कहना है कि उसके इस जहाज पर तब हमला हुआ जब इस पर थाईलैंड का झंडा लगा था और अभी आरोप लग रहे हैं कि ईरान की नौसेना ने यह हमला किया है, लेकिन ईरान ने अभी इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा है। देखिए। और एक और बड़ी खबर ओमान से आ रही है, जहां सलाला पोर्ट पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में ओमान के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई है। देखिए, कुल मिलाकर ईरान लगातार अब कामिकाजी ड्रोन्स यानी आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। कहां टारगेट कर रहा है? या तो एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर। और ये ओमान की खबर है, जहां पर न सिर्फ उसने सलाला पोर्ट पर हमला किया है, हमले में ओमान के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 33 किलोमीटर चौड़ा वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया को 20% कच्चा तेल, 22% नेचुरल गैस की आपूर्ति होती है। भारत भी अपना 35 से 40% कच्चा तेल और 80% नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निर्यात करता है। जब युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान ने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई बाधा पैदा नहीं करेगा, लेकिन अब ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिससे ये समुद्री मार्ग पूरी तरह से बंद हो सकता है। ईरान की नौसेना अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समुद्र में बारूद बिछाने का काम कर रही है। इस बारूद को सी माइंस या नेवल माइंस भी कहते हैं। यह एक फ्लोटिंग बॉम्ब होता है जिसे लोहे के एक भारी एंकर से जोड़ा जाता है और इस एंकर को पहले स्पीड बोट की मदद से समुद्र के अंदर गिराया जाता है और जब ये एंकर समुद्र के सबसे निचले तल पर पहुंच जाता है तब उस पर बंधा ये जो बॉम्ब है ये पानी में तैरने लगता है। खतरनाक बात यह है कि ईरान के पास 3 तरह के नेवल माइंस हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 से 5,000 नेवल माइंस सदाफ सीरीज के हैं। उन्हें समुद्र के तल से रस्सी के सहारे लटका कर बांधा जाता है और अगर कोई जहाज उस जगह से गुजरे भी तो उस जगह से गुजरते वक्त ही ये नेवल माइन से टकरा गया तो उसमें तुरंत धमाका हो जाता है। इसके बाद ईरान के पास माहम सीरीज के नेवल माइंस जिन्हें स्मार्ट बॉटम माइंस भी कहते हैं। इन माइंस से जहाज का टकराना जरूरी नहीं होता। इसकी जगह ये माइंस जहाज की आवाज, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और पानी में उसके दबाव को सेंस करके खुद ब खुद फट जाती है और इस तरह बिना टकराए भी ये उस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को नष्ट कर सकती है। अभी ईरान के पास माहम सीरीज की 1 से 2,000 नेवल माइंस हो सकती है और ईरान के पास रॉकेट माइंस भी हैं जिन्हें EM-52 कहते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के खिलाफ होता है। इन रॉकेट माइंस को समुद्र के तल पर लगाया जाता है और वहां से जब ये किसी जहाज को सेंस भी कर ले, सिर्फ अपने सेंसर्स के जरिए ये भांप ले कि कोई जहाज गुजर रहा है, तो इस माइंस से एक रॉकेट लॉन्च हो जाता है और वो जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर नष्ट हो सकता है। ईरान दावा करता है कि उसके पास लगभग 500 रॉकेट माइंस हो सकते हैं और सोचिए, अगर ईरान ने इन माइंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिछा दिया तो ये समुद्री मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के 16 माइंस बिछाने वाले जहाजों और स्पीड बोट्स को हमला करके उड़ा दिया है और इसका एक वीडियो भी जारी किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ में करीब 3,200 जहाज फंसे हैं, जिनमें से सिर्फ 7 जहाज ही पिछले 24 घंटों में बाहर निकल पाए। इससे दुनिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट बढ़ता जा रहा है और हर देश अपने तरीकों से इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह के जो लिफ्ट के इस्तेमाल है उस पर रोक लगा दी।
थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए और कम से कम एसी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा थाईलैंड में सभी सरकारी कर्मचारियों को घर में काम करने के लिए कह दिया गया है। बांग्लादेश में भी सभी वाहनों के लिए फ्यूल लिमिट तय हो गई है। मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल ही मिल सकता है। गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर और लंबी दूरी की बसों और ट्रक्स के लिए हर दिन 200 से लगभग 220 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है। बांग्लादेश में इस संकट की वजह से सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका, जहां पे पेट्रोल पंप्स को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फिलीपींस में भी बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखने की सलाह दी गई है और लंच ब्रेक के दौरान लाइट, कंप्यूटर सब बंद करने का आदेश दे दिया गया है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल यूज करें, साइकिल का इस्तेमाल करें और अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ब्रिटेन में भी लोगों से कहा गया है कि वो गैर जरूरी यात्राओं को कुछ वक्त के लिए टालें। पेट्रोल डीजल के साथ बिजली की भी ज्यादा से ज्यादा बचत करें। और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, 60% सरकारी गाड़ियों को भी इस्तेमाल नहीं करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि भारत में भी हालात नियंत्रण में है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सख्ती की जा रही है और इसके कारण कई राज्यों और शहरों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के संकट को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, जिससे लोगों में पैनिक बढ़ रहा है। लेकिन आज भारत सरकार ने आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की और इसीलिए हमारी भी आपसे यही अपील होगी कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें और इस वक्त जो मंत्रालय बता रहा है, जो सरकार बता रही है, उसे समझने की कोशिश करें। मुसीबत आ चुकी है, अब ऐसे में उसके लिए तैयारी, उस पर नियंत्रण और हम सबकी साझेदारी जरूरी है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि भारत के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई अभी सामान्य रूप से चल रही है। अभी भारत करीब 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है। किसी भी देश से उसे कच्चे तेल के आयात में कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार ने यह भी कहा है कि कच्चे तेल के कई जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, जो 1 से 2 दिन में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के भी 2 कार्गो शिप्स भारत आने वाले हैं, जिससे नेचुरल गैस का संकट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी पर्शियन गल्फ में भारत के कुल 28 कार्गो शिप्स फंसे हैं, जिनमें 24 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में फंसे हैं और 4 कार्गो शिप इसके पूर्वी हिस्से में फंसे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि देश की ऑयल रिफाइनरीज ज्यादा से ज्यादा LPG बनाने पर काम कर रही हैं और इस संकट के बीच भारत में घरेलू LPG के उत्पादन को 25% तक बढ़ाया गया है। LPG को कुकिंग गैस या रसोई गैस भी कहते हैं, जिसके भारत में 33 करोड़ कनेक्शंस हैं। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भारत में LPG सिलेंडर की कमी हो सकती है, तो अभी मौजूदा हालात, जो आज की स्थिति है, उसमें ये संकट नहीं है, लेकिन कल के लिए तैयारी जरूरी है। देखिए, सरकार ने यह भी कहा है कि अभी लोगों को LPG सिलेंडर मिलने में करीब 2.5 दिन का समय लग रहा है, लेकिन अफवाहों के कारण कई लोग घबराकर LPG सिलेंडर की पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। ये सरकार का दावा है। सरकार ने LPG सिलेंडर की जमाखोरी को रोकने के लिए OTP जैसा एक डिलीवरी कोड भी शुरू किया। अगर आप LPG सिलेंडर बुक करते हैं तो ये डिलीवरी कोड आपके मोबाइल फोन नंबर पर आएगा, ताकि ये फुल प्रूफ बनाया जा रहा है, जमाखोरी ना हो। और इसे बताने के लिए अगर आप देखें कि आप OTP बताएंगे, आपको एक जो डिलीवरी कोड दरअसल आएगा, आप ये डिलीवरी कोड बताएंगे और बताने के बाद ही आपको आपका LPG सिलेंडर मिलेगा, डिलीवरी होगी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि LPG सिलेंडर उसी व्यक्ति को मिले जिसने उसे बुक कराया है। PNG आपूर्ति और वाहन के लिए CNG को बिना किसी कटौती के 100% आपूर्ति प्राप्त होगी। हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक LPG, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days। तो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
उपभोक्ता द्वारा मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम कोड को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी कंफर्म होती है। भारत की ईंधन आपूर्ति नियंत्रण में है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और घरों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। किसी भी युद्ध में हमलों की गति और उनका पैटर्न बहुत अहम होता है। इसे अंग्रेजी में ऑपरेशनल टेम्पो भी कहते हैं। माना जाता है कि जो देश युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद भी अपने हमलों की गति और पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं करता, वो देश उस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। और जबकि जो देश इन हमलों की गति धीमी करता है, उसकी मंशा युद्ध को लंबे वक्त तक खींचने की होती है। अगर इस युद्ध में भी देखें तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का पैटर्न ज्यादा नहीं बदला है। 28 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब अमेरिका और इजराइल ने 24 घंटे की एयर स्ट्राइक्स में ईरान पर 650 हमले किए थे, 650। इसके बाद दूसरे दिन इन हमलों की संख्या 520 रही थी, फिर 470, अगले दिन 430, फिर 395, 360, 340, 315, 380, 405 और 10 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे की एयर स्ट्राइक्स में कुल 445 हमले किए। इससे यह पता चलता है कि युद्ध के इतने दिन बाद भी अमेरिका और इजराइल के हमलों की गति में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। उल्टा 2 मार्च के बाद 10 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सबसे ज्यादा हवाई हमले किए। और इस पैटर्न से यह पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका ने सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि वो मिसाइल हमलों से ज्यादा अब एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स पर अपनी ताकत झोंक रहा है। पिछले 12 दिनों में अमेरिका और इजराइल के मिसाइली हमलों में 65% की कमी आई, लेकिन एयर स्ट्राइक में सिर्फ 32% की कमी आई, जबकि ड्रोन हमलों में 11% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग है। 28 फरवरी को अयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद ईरान ने 644 हमले किए, 644। इनमें 350 मिसाइलें दागी गई थी और 294 कामिकाजी ड्रोन्स यानी सुसाइड ड्रोन्स से हमला हुआ था। यह इस युद्ध का पहला और इकलौता ऐसा दिन था जब ईरान ने ड्रोन से ज्यादा मिसाइलों से हमले किए थे। लेकिन इसके बाद ईरान के हमलों का पैटर्न बदलता चला गया। देखिए कैसे 1 मार्च से 10 मार्च के बीच ईरान ने मिसाइलों से कम हमले किए और ड्रोन से ज्यादा अटैक करने लगा। इनमें भी मिसाइलों से हमलों की संख्या उससे काफी कम कर दी उसने। 28 फरवरी को जहां उसने 350 मिसाइलों से हमला किया था, जबकि 1 मार्च को उसने सिर्फ 175, 2 मार्च को 120, 3 मार्च को 50, 4 मार्च को उससे भी कम 40, 5 मार्च को उससे भी कम 32, 6 मार्च को 28, 7 मार्च को 15, 8 मार्च को 21, 9 मार्च को 18 और 10 मार्च को सिर्फ 24 मिसाइलों से हमला किया। यानी 28 फरवरी से 10 मार्च के बीच ईरान के मिसाइल हमलों में जानते हैं कितनी कमी आई है? 93%, 93% की कमी। इसी तरह सुसाइड ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स से हमलों की गति भी पिछले 12 दिनों में लगभग 68% कम हो गई है। 28 फरवरी को ईरान ने 294 कामिकाजी ड्रोन से हमला किया था, लेकिन 10 मार्च को उसने सिर्फ 294 से नीचे आकर सिर्फ 95 ड्रोन से हमला किया। ईरान के कुल हमलों में 82% की कमी आई है, जो ये बताती है कि ईरान ने अपने हमलों की गति को धीमा किया है। इसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि ईरान इस युद्ध को खींचना चाहता है। ईरान इस युद्ध को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता, वो लंबा खींचकर दुश्मन को यानी अमेरिका को, इजराइल को थकाना चाहता है। जब पिछले साल 12 दिनों तक युद्ध चला था, तब ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, लेकिन इस बार ईरान ने अपनी युद्ध नीति में एक बड़ा बदलाव किया। इस बार ईरान इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। बीबीसी अरबिक के मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च के बीच ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, इराक और सीरिया पर कुल 550 मिसाइलें दागी। ये स्थिति भी तब है जब 10 मार्च तक ईरान ने इस पूरे युद्ध में
कुल 873 मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने अपनी 70% मिसाइलें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर दागी है। और इसका एक कारण तो यह है कि इन मुस्लिम देशों में अमेरिका के कुल 19 सैन्य ठिकाने हैं, 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि इस बार ईरान इन मुस्लिम देशों पर दबाव बना रहा है। वो ये बताना चाहता है कि अगर ये मुस्लिम देश अमेरिका का साथ देंगे तो ईरान इनके खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ेगा। इसके अलावा ईरान इस युद्ध में धर्म का कार्ड भी खुलकर खेल रहा है। ईरान कह रहा है कि उसकी मुस्लिम देशों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो अमेरिका है जिसके कारण उसे रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम देशों से जंग लड़नी पड़ रही है। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता और ब्रिगेडियर जनरल अबुल फाजी शिकारची ने आज इन मुस्लिम देशों को एक स्पेशल ऑफर दिया। सोचिए, युद्ध का स्पेशल ऑफर। क्या कह रहे हैं स्पेशल ऑफर में? उन्होंने कहा है कि अगर यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतार, कुवैत और ओमान जैसे देश ईरान को यह बताते हैं कि उनके देश में अमेरिका के सैन्य ठिकाने कहां कहां मौजूद हैं, यानी अमेरिका के खिलाफ मुखबिरी करते हैं, तो ईरान इन देशों पर कोई हमला नहीं करेगा। ईरान की तरफ से यह ऑफर तब आया है जब इससे एक दिन पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह कहा था कि जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ देगा, डिप्लोमैटिक रिलेशन को, उस देश के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा दी जाएगी। यह भी स्पेशल ऑफर था। एक हाथ से अमेरिका से संबंध तोड़ो और दूसरे हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना कच्चा तेल और नेचुरल गैस का जहाज सुरक्षित ले जाओ। इसके बाद अल जजीरा का दावा है कि स्पेन ने इजराइल के राजदूत को अपने देश से हटा दिया है और तेल अवीव में बिना स्थायी राजदूत के अपनी एम्बेसी को चलाने का फैसला किया है। इन ऑफर से आप ये समझ सकते हैं कि ईरान इस युद्ध में सिर्फ मिसाइलें नहीं चला रहा, बल्कि वो कूटनीतिक चालें भी चल रहा है और अमेरिका की घेराबंदी के लिए उसने अब धार्मिक लामबंदी को हथियार बनाया है। वो चाहता है कि इस युद्ध में वो एक तरफ अमेरिका इजराइल को थकाए, युद्ध को लंबा खींचकर, तो दूसरी तरफ से युद्ध में अमेरिका को, इजराइल को अलग थलग करे। पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोसाद और सीआईए आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या करने के लिए कई सालों से सेंट्रल तेहरान के सीसीटीवी कैमरों को हैक कर रहे थे और हमले के दिन भी मोसाद ने तेहरान के मोबाइल टावर्स को जैम कर दिया था। लेकिन अब दावा है कि ईरान भी इजराइल के इसी आइडिया को अपनाकर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने यह दावा किया है कि उसने ऐसे कई सीसीटीवी कैमरों की पहचान की है जिन्हें ईरान के हैकर्स ने अपना निशाना बनाया है। इनमें भी ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो लोगों के घरों के बाहर लगे। आरोप है कि ईरान इन सीसीटीवी कैमरों को हैक करके इजराइल के जितने संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि उन पर हमले करके उन्हें खत्म किया जाए। अब इस खतरे को देखते हुए इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस ने सभी लोगों को यह कहा है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड्स को तुरंत बदल लें ताकि जिन्होंने अभी तक हैक किया है उनके लिए फिर से उसमें हैक इन करना मुश्किल हो। यह भी कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो लोग इन कैमरों का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में साइबर वॉरफेयर शामिल है, जहां मोबाइल फोन से लेकर मोबाइल टावर्स, ट्रैफिक, घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आज जब इस युद्ध के 12 दिन पूरे हो गए हैं, तब एक बड़ा सवाल यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जिस भीड़ पर दांव लगाकर यह युद्ध शुरू किया था, वो भीड़ जो एक वक्त पर खामेनेई के विरोध में उतरी थी, वो भीड़ आखिर कहां चली गई? आप इन तस्वीरों को याद कीजिए जब सिर्फ 2.5 महीने पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान के सभी 31 प्रांतों में सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त ईरान की करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी और इसके कारण खाने पीने का सामान, दवाइयां, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, बहुत महंगी हो गई। और इसी महंगाई के खिलाफ पूरे ईरान में 1 करोड़ लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था।
ये लोग उस वक्त आयतुल्लाह खामेनी को ईरान से हटाने की मांग कर रहे थे और राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि IRGC ने इस विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए 32,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या कराई। ईरान इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि IRGC ने ईरान के 34,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या कराई। उस वक्त 8 और 9 जनवरी को पूरे ईरान में 50 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर आयतुल्लाह खामेनी की सत्ता को चुनौती दी थी और इस भीड़ को देखकर ही अमेरिका इजराइल ने इस युद्ध को दाव खेला, जिसे डिकैपिटेशन भी कहते हैं। यानी खामेनी जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं, उस खामेनी का अंत करो और जनता उनके साथ हो जाएगी, यानी अमेरिका और इजराइल की वाहवाही करेगी। शायद अगर ये भीड़ सड़कों पर ना आती तो युद्ध भी ना होता। लेकिन ईरान के लोगों के विद्रोह के कारण राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग करने की एक पूरी बिसात बिछाई, एक भूमिका तैयार की और 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामेनी की हत्या करके ईरान की इसी भीड़ से कहा कि वो वापस से सड़कों पर उतरे और ईरान के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंके। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है कि जब ईरान में 2.5 महीने पहले, सिर्फ 2.5 महीने पहले लाखों लोग सत्ता परिवर्तन के लिए विद्रोह कर रहे थे, तब आज वो कहां गायब हो गए। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि ईरान के लोग सत्ता परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले में अपने देश के खिलाफ युद्ध नहीं चाहिए। यानी अमेरिका और इजराइल यहां शायद नैरेटिव वॉर में हार गए। वो किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी नहीं चाहते। वो ईरान के लोगों को ये भरोसा दिलाने में नाकाम रहे कि ये युद्ध खामेनी के खिलाफ है, ना कि ईरान और उनके लोगों के खिलाफ। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ईरान में सरकार विरोधी लोगों को इस्लामिक शासन की सख्त कार्रवाई का डर है। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि अगर वो सड़कों पर उतरे तो उन्हें पिछली बार की तरह बेरहमी से मार दिया जाएगा और कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा। मदद इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ईरान का इस्लामिक शासन दूसरे देशों से बहुत अलग है। वहां विपक्षी पार्टियां नहीं हैं जो लोगों के विद्रोह को वापस से सड़कों पर ला सके। आज भी ईरान पुलिस के चीफ कमांडर अहमद रेजा रादान, सुनिए क्या धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर ईरान में कोई भी व्यक्ति, संगठन या युवा, छात्र इजराइल और अमेरिका की अपील पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर बाहर निकलता है तो उस प्रदर्शनकारी नहीं उसे समझा जाएगा, बल्कि ईरान का दुश्मन माना जाएगा और इसी आधार पर उसके खिलाफ दुश्मनों जैसा सलूक होगा। ये बयान बिना किसी कारण के नहीं आ सकता। इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। वरना ऐसे हालात थे जब ईरान में अभी तक तो सड़कों पर कोई नहीं उतरा है, तो फिर आखिर पुलिस चीफ की तरफ से इस बयान की इस वक्त क्या जरूरत थी। ईरान में 2.5 महीने पहले जब सरकार विरोधी आंदोलन हुआ था, तब इसका नेतृत्व ईरान के जेनजी युवाओं ने किया था। उस वक्त ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी, तेहरान यूनिवर्सिटी, मशहद यूनिवर्सिटी, शिराज यूनिवर्सिटी, इस्फहान यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी के लाखों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और आज भी ये जेनजी छात्र ईरान में इस्लामिक शासन को हटाने की ताकत रखते हैं। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 15% यानी 1 करोड़ 40 लाख जेनजी युवा हैं। अगर ये जेनजी युवा सड़कों पर आते हैं तो इजराइल और अमेरिका का मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान में बिना रिजीम चेंज के अमेरिका के लिए युद्ध खत्म करना उसकी बड़ी हार होगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी को लेकर रहस्य बढ़ता जा रहा है। उन्हें 8 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था, लेकिन अब तक वो एक बार भी लोगों के सामने नहीं आए। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि मुश्तबा खामेनी की गैर मौजूदगी का असली रहस्य क्या है। मुश्तबा खामेनी चाहते तो वो ईरान के सरकारी टीवी पर एक वीडियो संदेश चलवा सकते थे, लाइव नहीं, वीडियो संदेश, रिकॉर्डेड संदेश। वो चाहते तो ईरान के लोगों के नाम एक लिखित संदेश जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ईरान के सरकारी टीवी को हैक करके मोसाद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण पूरे ईरान में प्रसारित करवा दिया। लेकिन जो मुश्तबा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनका भाषण ईरान के सरकारी टीवी पर अब तक नहीं चल पाया है। और एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस ने अपने एक नए लेख में यह पूछा है कि अगर मुश्तबा खामेनी जिंदा है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे।
द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर पहला हवाई हमला किया था, तब इसमें अयतुल्ला खamenei के अलावा मुश्तबा खamenei की पत्नी जहरा हद्दाद आदेल और उनके छोटे बेटे की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने खुद बताया था कि इस हमले में मुश्तबा खamenei घायल हुए थे और उनके पैरों में गंभीर चोटें आई थी। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बेटे यूसुफ पेजेश्कियान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 28 फरवरी के हमले में मुश्तबा खamenei भी घायल हुए थे और वो उनके इस हमले में जिंदा बचने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को ये बात बहुत अजीब लग रही है कि जिस बमबारी में ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, अयतुल्ला खamenei उनकी पत्नी की जान चली गई, मुश्तबा खamenei की पत्नी उनका बेटा मारा गया, उस बमबारी में आखिर मुश्तबा खamenei जिंदा बच गए हैं। और अगर वो जिंदा हैं तो अब तक उन्होंने ईरान के लोगों के लिए कोई वीडियो संदेश और कुछ भी अपने जिंदा होने का कोई भी प्रमाण सामने क्यों नहीं रखा है। आप इन तस्वीरों को देखिए जो तेहरान के उस धार्मिक सभागार से आई हैं जहां मुश्तबा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। इस दौरान मुश्तबा खamenei खुद वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए उनकी तस्वीर के साथ उन्हें सुप्रीम लीडर नियुक्त करने की औपचारिकताएं पूरी की। वो खुद मौजूद नहीं रहे, उनकी जगह उनकी तस्वीर रखी गई। इन तस्वीरों ने मुश्तबा खamenei की गैर मौजूदगी का रहस्य और बढ़ा दिया है और इसके बाद IRGC को यह सफाई देनी पड़ी कि मुश्तबा खamenei पूरी तरह सुरक्षित है और उनका वीडियो संदेश अब तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि इससे इजराइल और अमेरिका को उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया इस दलील को संदेह की नजरों से देख रहा है और माना जा रहा है कि 28 फरवरी के हमले में घायल हुए मुश्तबा खamenei को लेकर जरूर कोई ऐसी बात है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है, दबाया जा रहा है। मुश्तबा खamenei की सरकार पर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी अब तंज कसा है। अब देखिए, जब आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि आखिर मुश्तबा खamenei की सरकार पर इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से तंज इसलिए कसा जा रहा है ताकि ईरान की जनता में भी एक भय फैले। इजराइल ने सरकार को कार्डबोर्ड रिजीम बताया है और ये कहा कि तुम भाग सकते हो, छिप सकते हो, लेकिन कार्डबोर्ड रिजीम यानी गत्ते जैसा कमजोर शासन आखिरकार टूट जाते हैं। और वजह है वो तस्वीर जो मुश्तबा खamenei की लगाई गई थी, उनको सुप्रीम लीडर घोषित करते। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर पूरी ताकत के साथ बमबारी कर रहे हैं तो ईरान भी इन हमलों का बदला खाड़ी के मुस्लिम देशों से ले रहा है। आज ईरान ने कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसे कतर के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान उसके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाकर एक खराब मिसाइल पेश कर रहा है। कतर ईरान से अब कोई संपर्क नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत को भी निशाना बनाया और उस पर 8 आत्मघाती ड्रोन से बड़ा हमला किया। इसी तरह के हमले बहरीन में हुए। बहरीन के सितरा में ईरान के हमलों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई बच्चे हैं। बहरीन के मामीर में स्थित एक एनर्जी प्लांट में ड्रोन हमले के बाद बहुत भीषण आग लग गई और यह हमला भी तब हुआ जब इससे पहले मनामा में एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला होने से एक महिला की मौत हो गई थी। इसके अलावा आज ईरान ने दूसरी बार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 ड्रोन से निशाना बनाया और इस हमले में घाना के 2, बांग्लादेश का 1 और भारत के भी 1 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा कि युद्ध की शुरुआत से अब तक हुए 1000 से ज्यादा हमलों का जवाब देने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूएई भी ईरान पर जवाबी हमले करे। इन हमलों के बाद अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की तैयारियों का सही अनुमान लगाने में ही चूक गए या फिर इस युद्ध में कोई और खेल चल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि इस युद्ध में ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर इतने सटीक हमले इसलिए कर पा रहा है क्योंकि रशिया उसकी मदद कर रहा है। ईरान के पास अंतरिक्ष में सिर्फ 5 से 8 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इनमें भी कोई सैटेलाइट ऐसा नहीं है जो ईरान को अमेरिकी ठिकानों की सटीक सैटेलाइट इमेज दे, टारगेटिंग डेटा उपलब्ध करा पाए। ऐसा सिर्फ रशिया के सैटेलाइट्स कर सकते हैं और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि अभी रशिया ही ईरान को यह बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कहां-कहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और वो इन पर सटीक हमले कैसे कर सकता है।
रशिया की इसी मदद के कारण ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इन हमलों की पुष्टि हुई है और ये पता चला है कि ईरान ने अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अली अल सलेम एयरबेस, कैंप बेहरिंग, अल उदैद एयरबेस, अल धाफरा एयरबेस, एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुवफ्फाक साल्ती एयरबेस पर बड़े हमले किए हैं। अमेरिका ने यही सोचा था कि ईरान बिना सटीक लोकेशन के इन ठिकानों को अपनी मिसाइल्स, अपने ड्रोन से कभी निशाना बना ही नहीं पाएगा। लेकिन यहां रशिया की एंट्री हुई और जब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्हें कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि रशिया को इस युद्ध में ईरान की मदद करके क्या हासिल होगा। तो पहला फायदा यह है कि रशिया बिना किसी प्रतिबंध के अपने कच्चे तेल, अपना नेचुरल गैस को पूरी दुनिया में बेचेगा। अगर युद्ध लंबा चलता है और खाड़ी देशों से दुनिया को मिलने वाले 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ऐसी स्थिति में रशिया बढ़ी हुई कीमतें यानी प्रीमियम पर कच्चा तेल बेचकर मोटा पैसा कमा पाएगा। ये उसके लिए जैकपॉट जैसा होगा। दूसरा, ईरान इस युद्ध को जितना लंबा खींचेगा उतना यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नेटो का कम ध्यान रहेगा। इससे सीधा फायदा रशिया यूक्रेन युद्ध में भी रशिया को मिलेगा। और तीसरा, रशिया इससे अपनी दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभा पाएगा। अमेरिका रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को 4 साल से मदद कर रहा है और अब जब रशिया को मौका मिला है तो वो भी ईरान की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा। तो फिर दुश्मन को एक सबक सिखाने का मौका है। ऐसा करके रशिया ईरान से दोस्ती भी निभा रहा है और अमेरिका से दुश्मनी भी। ईरान ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए 18,000 शाही ड्रोन्स दिए थे और अब इसी मदद के बदले में रशिया भी ईरान की मदद कर रहा है। सच्चाई यह है कि भारत के लिए फिलहाल असली संकट कच्चा तेल नहीं बल्कि LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, क्योंकि हमारे पास LNG की स्टोरेज क्षमता कच्चे तेल की तुलना में बहुत कम है। भारत अपने इस्तेमाल का 85% कच्चा तेल और 50% LNG दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। भारत में कच्चे तेल का स्टोरेज 74 दिनों का है, जबकि LNG का स्टोरेज मात्र 21 दिनों का। यानी अगर आज हमें कच्चा तेल मिलना बंद हो जाए तो हमें करीब 2.5 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आज LNG मिलना बंद हो गया तो अगले 3 हफ्ते में हाहाकार मचने लगेगा। यानी भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या LNG के आयात का बंद होना है। ईरान युद्ध से जो देश प्रभावित हुए हैं, ज्यादातर LNG हम उन्हीं से खरीदते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत के करीब 3.5 लाख कंटेनर समुद्र में ही फंसे हैं। इनमें क्रूड ऑयल, LNG, LPG के कंटेनर्स हैं और इन जरूरी चीजों का आयात रुकने का मतलब है भारतीयों के रोजमर्रा के कामों में रुकावट आने की आशंका। भारत में LNG की सालाना खपत करीब 5 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन है। यानी भारत में रोजाना करीब 1,48,000 मीट्रिक टन LNG का इस्तेमाल होता है। भारतीयों की जरूरत को देखते हुए सरकार करीब 50% LNG आयात करती है और 50% का उत्पादन करती है। जहां तक LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात है तो भारत में LPG की सालाना खपत 3 करोड़ 34 लाख मीट्रिक टन है। यानी भारत में रोजाना 91,671 मीट्रिक टन LPG का इस्तेमाल होता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम करीब 38% LPG का उत्पादन करते हैं, 62% LPG आयात करते हैं। मतलब यह है कि भारत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए LPG के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सच ये है कि LPG और LNG का आयात रुकना घरेलू जरूरतों पर बड़ा प्रभाव डालेगा। पूरी दुनिया में ही LNG और LPG बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है और इसके आयात बाधित होने का मतलब है दिक्कतें ही दिक्कतें। साल 2024 में विश्व में 41 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन LNG का व्यापार हुआ। साल 2023 की तुलना में लगभग 2.5% 2.4% ज्यादा था। साल 2024 में LNG आयात करने वाले टॉप 5 देशों में चाइना सबसे ऊपर था। चाइना ने 7 करोड़ 65 लाख मीट्रिक टन LNG आयात किया। इसमें दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन था जिसने 7 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन, फिर जापान ने 6 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन, दक्षिण कोरिया ने 4 करोड़ 63 लाख मीट्रिक टन और भारत ने 2 करोड़ 77 लाख मीट्रिक टन LNG आयात किया था।
यानी एलएनजी का आयात करने वाले देशों में भारत टॉप 5 देशों में शामिल है और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि एलएनजी के आयात पर हमारी कितनी निर्भरता है। विश्व में एलएनजी के टॉप 5 निर्यातकों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कतर, रशिया और मलेशिया है। इस वक्त अमेरिका एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। भारत अपनी एलएनजी, एलपीजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट से होने वाले आयात पर निर्भर था, वहां से इंपोर्ट करता था। भारत ने साल 2025 में 2 करोड़ 55 लाख मीट्रिक टन एलएनजी आयात की थी, जिसका करीब 43% आयात हमने कतर से किया था। इसके अलावा करीब 11% अमेरिका से, 10% यूएई से, 7% अंगोला, नाइजीरिया, ओमान से किया था। जब तक एलपीजी की बात है तो अगर आप देखिए, जहां तक एलपीजी की बात है तो साल 2024 में हमने करीब 2 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी आयात की थी। इसका 40% हिस्सा हमने यूएई से, 25% कतर से, 17% कुवैत से, 16% सऊदी अरब से। हम ओमान और बहरीन से भी एलपीजी आयात करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम मात्रा में आयात करते हैं। इससे एक बात और साफ हो गई कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हम 60% से ज्यादा एलपीजी आयात करते हैं और इसमें भी हमारा 90% से ज्यादा आयात मिडिल ईस्ट से होता है। अब दुखद बात यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के देश ईरान युद्ध में फंसे हैं, निर्यात बंद है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो मिडिल ईस्ट से एलपीजी का आयात लंबे समय तक अटका रहा तो मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। भारत में लगभग 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। इसमें 87% उपभोक्ता सामान्य घरों से हैं, 13% उपभोक्ता होटल रेस्टोरेंट हैं। एलपीजी का कम उत्पादन, आयात पर अत्यधिक निर्भरता इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। यही मुश्किलें पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस एलएनजी का ही रूप है। एलएनजी का आयात बाधित है। अब भारत में पीएनजी के करीब 1 करोड़ 62 लाख घरेलू, 48,157 कमर्शियल, 21,373 औद्योगिक कनेक्शंस हैं। आयात बाधित होने से इस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एलएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के ईंधन के तौर पर होता है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कार्स। भारत में करीब 97,35,000 वाहन सीएनजी और पेट्रोल सीएनजी पर चलते हैं। एलएनजी की सप्लाई बाधित हुई तो इन वाहनों को सीएनजी मिलना मुश्किल होता है। 22,57,000 वाहन भारत में एलपीजी और पेट्रोल एलपीजी पर चलते हैं। एलपीजी का आयात बाधित हुआ तो इन गाड़ियों को भी ईंधन मिलने में दिक्कत होगी। हालांकि सरकार ने स्थिति से निपटने की तैयारी की है। जरूरी सेक्टर्स को एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी की कमी नहीं होने का दावा किया है। भारत सरकार ने कच्चे तेल का आयात जो है, इंपोर्ट बाधित होने की स्थिति का सही आकलन करके अच्छा खासा स्टोरेज बना लिया है, लेकिन गैस को लेकर विशेष योजना नजर नहीं है। इन मामले में हम चाइना से सीखना चाहिए। चाइना ने एलएनजी की खपत को देखते हुए सभी कंपनियों ने कम से कम 10% गैस स्टोरेज की क्षमता रखी, यानी गैस आयात में बाधा आई। चाइना ने 30 से 40 दिनों तक अपने लोगों को जरूरतें पूरी कर सकता है। भारत को भी अपनी गैस खपत का कम से कम 10 से 30, अगर आप सोचिए तो 10% या फिर कहिए करीब 30 दिनों का अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाना चाहिए, जिससे गैस का आयात बाधित होने पर नागरिकों की जरूरत वो बाधित ना हो, पूरी होती है। आज के जमाने में जंग का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना को हराने के लिए परमाणु बम की नहीं, बल्कि बीमा पॉलिसी रद्द करने की जरूरत है। समंदर के जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां सन्नाटा है। लोगों को लग रहा है कि ये सन्नाटा बम धमाके या मिसाइल हमले के डर से है, लेकिन असल में ये सन्नाटा लंदन के कुछ दफ्तरों से निकले एक ईमेल की वजह से है। और ये ईमेल है बीमा कंपनियों के एक फैसले का, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। असल में जब जहाज तेल लेकर निकलते हैं तो उस जहाज का भी बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, और उसमें लोड किए गए तेल का भी इंश्योरेंस होता है, उसका भी बीमा किया जाता है। लेकिन अब बीमा कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रास्ते के लिए बीमा कवरेज देने से ही मना कर दिया है। इसीलिए बिना इंश्योरेंस के कोई भी जहाज समंदर में उतरने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। और यही वजह है कि दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस रास्ते पर आर्थिक नाकाबंदी लग गई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 12 सबसे बड़ी बीमा कंपनियां यानी प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए जहाजों और तेल को इंश्योरेंस ही नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन बीमा कंपनियों के अधिकारी अब इस रास्ते के जनरल और कमांडर बन गए।
जैसे ही वो अपनी स्प्रेडशीट पर एक नंबर बदलते हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की सप्लाई ठप हो जाती है। बाजार को भले लग रहा हो कि यह संकट चंद दिनों का है, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक बार जब बीमा कंपनियां किसी रूट को असुरक्षित या खतरनाक घोषित कर देती हैं, तो उसे फिर से बहाल करने में हफ्तों नहीं, साल भी लग सकते हैं। इसी वजह से तेल आपूर्ति करने वाले कई देशों ने अब फोर्स मेजर का सहारा लेना शुरू किया है। फोर्स मेजर को सेफ्टी वाल्व है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कंपनी या देश किसी ऐसी आपदा का शिकार हो जाए जो उसके बस में ना हो। जब दो देशों या कंपनियों के बीच व्यापारिक समझौता होता है तो उसमें एक क्लॉज जोड़ा जाता है और इसके मुताबिक भविष्य में युद्ध हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, महामारी हो या किसी बड़े हमले जैसी घटना हो जाती है तो प्रभावित पक्ष अपना वादा पूरा करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। फिलहाल अगली बार जब आप पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें देखेंगे तो नजर मिसाइल या रॉकेट पर डालने की जरूरत नहीं है, नजर उन बीमा कंपनियों के दफ्तरों की तरफ डालें जिन्होंने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया का चक्का जाम करने में पूरी